मातरम, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब देख ही रहे हैं कि पूरी दुनिया के अंदर एक वर्ल्ड ऑर्डर आपको चेंज होता हुआ दिख रहा है। चलता है तो फिर केंद्र में कौन आएगा, या फिर हम जैसा कहते रहे हैं कि देखिए अब कोई एंकर तो नहीं बनने वाला है, लेकिन अब जो है एक बहुध्रुवीय जो दुनिया है उसका उदय होने वाला है। आइए आज ये देखने वाले हैं कि अगर हम शक्ति के रूप में ना भी देखें, एक सांस्कृतिक उभार के रूप में अगर हम देखते हैं, तो भारत एक एंकर की जो भूमिका में आता हुआ नजर आ रहा है। आपने देखे होंगे कि मिडिल ईस्ट के अंदर से बहुत सारी ऐसी आवाजें आनी शुरू हो चुकी हैं कि देखिए अगर भारत चाहता है तो एक फोन कॉल करके भी इस युद्ध को रुकवा सकता है। लेकिन भारत क्यों ही चाहेगा, सोचिए इस बात को। भारत क्यों ही चाहेगा, अब सोचिए इस बात को। कारण यह है कि आज भारत के अंदर जिस तरीका की समस्या आप देख रहे हैं एक सामाजिक तौर पर, उनमें अधिकांश जो जड़ में है ये मिडिल ईस्ट के कंट्री से आया हुआ जो पैसा है वही इसकी जड़ में है। आप इसे समझेंगे नहीं, मैं आपको आगे इसके एग्जांपल के द्वारा इसे समझाऊंगा। लेकिन आप ये देखते होंगे कि वास्तव में अगर हम शक्ति के रूप में देखें तो अमेरिका के बाद चाइना का नंबर आना चाहिए। लेकिन भारत कैसे ही बीच में आ चुका है। वैसे मैंने इसके लिए बहुत सारी वीडियो बनाई है, लेकिन आज हम ये देखने वाले हैं कि अब चाइना जो है वो अमेरिका को रिप्लेस नहीं करेगा, बल्कि आने वाले समय में एक बहुध्रुवीय दुनिया यानी कि मल्टीपोलर वर्ल्ड की ओर हम जो है बढ़ रहे हैं। लेकिन सांस्कृतिक रूप से अगर उसका कोई भी पथ प्रदर्शक हो सकता है तो वो भारत है। आइए देखते हैं मैं क्या कहना चाहता हूं। देखिए, वैश्विक शक्ति संतुलन में बदलाव जो है वो देखने के लिए मिल रहा है। आपने देखा कि जिस तरीका से ईरान, इजराइल और अमेरिका का जो ये युद्ध चल रहा है, ये पूरे मिडिल ईस्ट के नक्शे को जो है बदल कर रख देने वाला है। और देखिए, ये जो युद्ध है ना तो ये प्रथम है और ना ही अंतिम है, ये भी याद रखना। कारण ये है कि ये युद्ध जो है वो संसाधनों से बढ़कर के कहीं सिविलाइजेशनल वार जो है वो बनता हुआ दिख रहा है। और याद रखना, दुनिया कुछ भी कहती हो, लेकिन अंतिम जो युद्ध है वो तो सिविलाइजेशन के ही लिए लड़े जाते हैं। आप आज देख रहे होंगे कि किस तरीका से जो मिडिल ईस्ट के कंट्री हैं वो ईरान पर वार करने से जो है वो कतरा रहे हैं। उसके कई सारे आर्थिक कारण भी हैं, लेकिन एक जो कारण है वो सिविलाइजेशनल कारण है। और आज आवाजें आपने देखा होगा कि अमेरिका के अंदर से भी आना शुरू हो चुकी हैं कि वो बैज लगाए घूम रहे हैं उनके जर्नल्स बाजू पर, जिन पर लिखा हुआ है काफिर। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं ये जो वार है ये सिविलाइजेशनल वार भी हो रहा है। और मैंने जैसे कि बताया कि देखिए, बहुत सारे लोग प्रिडिक्शन कर रहे हैं कि अमेरिका जो है वो घुटनों पर आ चुका है, या अमेरिका जो है उसमें उस तरीका से लड़ नहीं पा रहा है। याद रखना, अमेरिका इस युद्ध में जो है वो इन्वेस्ट कर रहा है। अमेरिका के द्वारा ये जो मिडिल ईस्ट के जो युद्ध होते हैं इनमें इन्वेस्टमेंट इसलिए होता है क्योंकि इनके पास में नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ज्यादा है मिडिल ईस्ट के कंट्रीज के पास में। और याद रखना इस बात को भी कि ये जो युद्ध है ये अंतिम युद्ध नहीं है। हाँ, लेकिन एक बात का अंतिम युद्ध जरूर है कि पूरा का पूरा जो इस्लामिक वर्ल्ड है आने वाले समय में वो किसी भी तरीका के लिए, किसी भी देश के, खासकर क्रिश्चियन नेशंस के लिए चैलेंज ये जो पैदा करने वाला नहीं होगा। ये 25 से 30 साल के लिए तो कम से कम ये हो जाने वाला है। देखिए, वैश्विक शक्ति संतुलन बदल रहा है। अमेरिकी प्रभाव और सैन्य उपस्थिति में कमी चाहते हैं कौन? सऊदी अरब हो गया, यूएई हो गया, ईरान जैसे जो देश हैं वो चाहते हैं कि मिडिल ईस्ट से जो है अमेरिका का जो प्रभुत्व है वो कम हो। अच्छा, ये ऐसा क्यों चाहते हैं? क्योंकि इन्हें लगता है कि चाइना और रूस, देखिए याद रखना, ये दोनों इस बात को भी जानते हैं कि रूस हो या चाइना हो या अमेरिका हो, ये सारी की सारी जो शक्तियां हैं आपको ऊपर तो आने कभी भी नहीं देंगी। यानी कि इन सब की जो नजर है आपके रिसोर्सेज के ऊपर है, ये जानते हैं मिडिल ईस्ट के कंट्री। लेकिन बात वही है कि भाई अभी तात्कालिक हमारे लिए खतरा कौन है? तो तात्कालिक रूप से खतरा तो अमेरिका है। लेकिन यह भी आप समझ लीजिए कि अमेरिका ये क्या चाहते हैं इससे तय नहीं होगा। वास्तव में अमेरिका के जो इंटरेस्ट है उसका यहां से रहना और यहां से निकलना उससे तय होगा। इसका मतलब यह है कि अमेरिका जिस प्रभुत्व में आज है, यानी कि डॉलर का डोमिनेंस, अगर उसी को बना करके रखना चाहता है तो मिडिल ईस्ट के ऊपर उसका प्रभुत्व जमा रहना एक तरीका से 100% लाजमी है। यानी कि अमेरिका यहां से कहीं नहीं जा रहा है। और बात रहती है कि भाई चाइना और रूस की, तो जो अल्टीमेट टारगेट है वो चाइना ही है। वैसे आपने देखा होगा कल ही डोनाल्ड ट्रंप ने क्या बोला है। उन्होंने बोला है कि देखिए, रूस के जो ऑयल से हमें कोई परेशानी नहीं है, रूस जो भी गैस और तेल बेच रहा है उससे उसे कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब क्या है? याद कीजिए 2 महीना पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी कि डोर के पीछे जो है अमेरिका और रूस दोनों का एक ही मोटिव है कि चाइना आने वाली एक शक्ति नहीं बनना चाहिए। कारण यह है कि अमेरिका के अंदर फिर भी कहने के लिए डेमोक्रेसी है, लेकिन चाइना
के अंदर वन मैन आर्मी और ये रूस अच्छे से समझता है। यानी कि आमने सामने अगर आएंगे तो दोनों के लिए समस्या क्रिएट हो जाएगी और ये रूस कभी भी नहीं चाहता है। आइए देखते हैं संसाधन और अर्थव्यवस्था का क्षरण। देखिए यूक्रेन मध्य पूर्व के संघर्षों ने अमेरिका के हथियार और भंडार की जो है शक्ति को कमजोर किया है। लोग ऐसा देखते हैं, लेकिन आप तो ये जानते होंगे कि अमेरिका की पूरी अर्थव्यवस्था है वो दो ही बातों पर टिकी हुई है, एक तो पेट्रो डॉलर और दूसरा दुनिया के अंदर युद्ध। यानी कि दुनिया के अंदर अगर युद्ध खत्म हो जाएंगे तो अमेरिका भी जो है अपनी इस शक्ति में रह नहीं पाएगा। इसीलिए जो लोग कहते हैं ना, उन्हें लगता है कि अमेरिका तो इस युद्ध में पैसे खर्च कर रहा है इसलिए कमजोर हो जाएगा। भाई ऐसा नहीं है। अमेरिका के पीछे जितना भी आप ये डॉलर छाप रहे हैं उसके पीछे कुछ भी जमा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये मिडिल ईस्ट के जो पेट्रोल है यही इसके पीछे आता है। इसीलिए यही इसकी ताकत है और अगर इनको इसी प्रभुत्व में रहना है तो मिडिल ईस्ट को जो है इनको दबा करके इनको अपने प्रभुत्व में रखना ही होगा और कोई इनके पास में चारा नहीं है। और यही आप होता हुआ देख रहे हैं। अमेरिका की ये मजबूरी है, ये कंपल्सन है कि अगर ईरान इनसे बाहर निकल जाता है तो फिर कल जो है जो 2.3 ट्रिलियन डॉलर जो है जो यूएई हो गया, सऊदी अरब हो गया, कतर हो गया, ये जो अमेरिका के अंदर लगाए हुए हैं इन्होंने जो ट्रेजरी बॉन्ड खरीदे हुए हैं, अगर अमेरिका यहां हार जाएगा तो आप सोचिए कि ये क्यों ही लगाएंगे फिर पैसे। इसीलिए ये चाहते क्या है मिडिल ईस्ट के कंट्री, इससे तय नहीं होगा अमेरिका क्या चाहता है। और अमेरिका क्या चाहता है आप जानते हैं, अपना डोमिनेंस, तो वो बनाकर रखेगा। आगे देखिए ना, बहुध्रुवीयता का उदय। दुनिया जो है एक राष्ट्र और एक प्रभुत्व से जो है निकल करके क्षेत्रीय शक्तियां भी जो है उभर कर आ रही हैं। और यह बात बिल्कुल सही है कि आने वाले समय में आप एक एंकर या कहिए कि केंद्र बिंदु नहीं देख पाएंगे कि जैसा अभी आपने देखा होगा कि 19 यानी कि जैसे ही रूस का विघटन होता है, यूएसएसआर जैसे बोलते थे, उसके बाद में माना जाता था कि देखिए दुनिया के अंदर एक ध्रुव बचा हुआ है, यानी कि एक ही पोल है, वो है अमेरिका और दुनिया इसी के इर्द गिर्द घूमती है। यानी कि उससे पहले मानते थे जब शीत युद्ध चल रहा था कि दुनिया के अंदर दो ध्रुव हैं, यानी कि एक है रूस और दूसरा है अमेरिका। बाकी जो भी देश बचे हैं वो तीसरी दुनिया के कंट्री यानी कि थर्ड वर्ल्ड कंट्री जो है उनको नाम दिया जाता था। वैसे तो है तो बहुत डेरोगेटरी, लेकिन थर्ड वर्ल्ड का जो नाम है ये इसीलिए इनको दिया जाता था। देखिए लेकिन उसके बाद में अब आप देख रहे हैं कि पूरी दुनिया जो है वो बदल चुकी है। भारत उस तरीका का ऐसा नहीं है कि आपने मैंने वीडियो बनाई थी कि भारत के ऊपर इन्होंने बोला कि देखिए जो हम कह रहे हैं वो आपको मानना पड़ेगा। भारत ने कहा कि वो तो नहीं हो पाएगा, यानी कि भारत की पॉलिसी भारत से तय होंगी, उनको आप डोमिनेंस नहीं कर सकते क्योंकि भारत एक सॉवरेन कंट्री है। और ये देखिए लगातार जवाब दिए जा रहे हैं। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आज चाइना हो या रूस हो या फिर अमेरिका हो या भारत हो, कोई भी एक जो है वो केंद्र में नहीं आएगा। हाँ, लेकिन जो मैंने शुरू में बोला कि सांस्कृतिक रूप से भारत एक एंकर की भूमिका जरूर निभाएगा। आइए देखते हैं भारत की रणनीतिक बढ़त, रणनीतिक स्वायत्ता और राष्ट्रहित। भारी अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बावजूद भी भारत ने अपने हितों को देखते हुए, यानी कि भारत ने क्या बोला कि जहां से सस्ता मिलेगा, जहां से रिलायबल होगा और जहां से हमारे नेशनल इंटरेस्ट पूरे होते होंगे, तीन शर्त रखी हैं। तीन शर्त जहां से पूरी होंगे हम तेल खरीदेंगे वहां से। और अमेरिका जो है कुछ नहीं बिगाड़ पाया। अफ्रीका के लिए एक स्वच्छ भागीदार। देखिए मैंने एक वीडियो बनाई थी कि किस तरीका से 50+ जो कंट्री अफ्रीकन के लिए चाइना ने अपने दरवाजे खोल दिए। उन्होंने कहा कि देखिए एक शर्त मान लीजिए आप हमारी, वो है वन चाइना पॉलिसी। इसका मतलब है कि ताइवान को आपको रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा एज ए चाइना। इसलिए अगर आप ये कर देते हैं तो आपका जितना भी सामान है वो ड्यूटी फ्री हो जाएगा चाइना के अंदर। लेकिन उसके लिए एक देश बाहर था जिसको बोलते हैं स्वाजीलैंड, क्योंकि वो इसको नहीं मानता था। लेकिन उसमें भी आपने देखा कि अफ्रीका के नेशन चाइना के साथ नहीं गए। आप सोचते होंगे ऐसा क्यों भाई, इतना बड़ा बाजार मिल रहा है, इनको तो चले जाना चाहिए था। इसके दो कारण है। पहली बात तो यह है कि चाइना के ऊपर जो ट्रस्ट डेफिसिट है उसका लगेज बहुत ज्यादा है। और दूसरा यह है कि जो अफ्रीकन नेशन है उस पर वेस्ट का जो प्रभाव है वो आज बहुत ज्यादा है, पहले से ही रहा, क्योंकि कॉलोनी रहे और उसके बाद से जो है वो कभी इससे बाहर ही नहीं निकल पाए। ये दो कारण है कि ये जो अफ्रीकन नेशन है ये चाइना के पास नहीं ही जा पाई, इतना बड़ा जो है प्रलोभन के बाद भी। देखिए अफ्रीका अब शोषणकारी पश्चिमी शक्तियों का जो है उस जाल में नहीं फंस रहा है। और इसी के लिए आपने देखा कि चाइना पर भी वो भरोसा नहीं कर पा रहे। तो इसके लिए कौन बचा है? भारत। भारत बात कहता है ना ग्लोबल साउथ की, तो ग्लोबल साउथ में तो ये भी आएंगे। तो ग्लोबल साउथ जो है जब भारत के साथ आते हैं तो ये बात करते हैं राउंड टेबल पर बैठ के, यानी कि बराबर की। वहां ऐसा नहीं है कि एक मास्टर है और बाकी सारे स्लेव्स हैं, इस तरीका से तो बात होती नहीं है। तो भारत के साथ ज्यादा सहज महसूस करते हैं। अब आता है क्षेत्रीय हॉटस्पॉट, यानी कि पाकिस्तान के आंतरिक पतन और ईंधन संकट के बीच पीओ के जो अगला प्रमुख रणनीतिक केंद्र जो है वो बन चुका है। उसका मैं आगे इसमें ही न्यूज इंक्लूड करने वाला हूं, जहां पर मैं
मैं आपको बताऊंगा कि अब जो है वो पाकिस्तान भी एक दोहरी स्थिति में आकर के खड़ा हो चुका है। उनके अपने देखा होगा कि पाकिस्तान की जो पार्लियामेंट है वहां पर उनके जो एमपी हैं वो क्या बोल रहे हैं, वो ये बोल रहे हैं कि देखिए जब ईरान से फोन आया तो इन्होंने बोल दिया कि हम ईरान के साथ हैं, जब सऊदी अरब से फोन आया तो उन्होंने बोल दिया कि हम सऊदी अरब के साथ हैं, जबकि आप जानते होंगे उधर जो ईरान है वो सऊदी अरब के ऊपर मिसाइल मार रहा है। और वैसे भी सऊदी अरब और अमेरिका जो पाकिस्तान है उसके बीच में क्या है, डिफेंस पैक्ट है कि अगर या तो पाकिस्तान पर युद्ध थोपा जाए या फिर सऊदी अरब पर, तो दोनों पर जो क्या माना जाएगा, बराबर का माना जाएगा, यानी कि दोनों मिलकर के लड़ेंगे। लेकिन यहां तो पिछले 7-8 दिन से पिट रहा है सऊदी अरब, लेकिन पाकिस्तान तो पहुंचा ही नहीं है। तो ये जो डुअलिज्म है इसको देखते हुए पाकिस्तान जो है आने वाले आज हो या कल हो, ये आपको दिखेगा कि इसके लिए पाकिस्तान को इस युद्ध में शामिल होना ही पड़ेगा। इधर जानते हैं कि अमेरिका का दबाव है, उधर सऊदी अरब का दबाव है। अगर पाकिस्तान इसमें शामिल होता है तो जो पीओके वाला जो एरिया है वहां पर आप थोड़ी बहुत गतिविधियां देख सकते हैं। आइए देखते हैं थोड़ा आगे, हम आगे बढ़े उससे पहले आपको 2 प्रश्न हैं, इन पर विचार करना होगा। अगर आप इनका आंसर जानते हैं तो वेल एंड गुड, अदरवाइज आपको लास्ट में इनके आंसर मिल जाएंगे। पहला देखिए, टू बैकेट थ्योरी। टू बैकेट थ्योरी डी डॉलराइजेशन के वर्तमान परिदृश्य में सऊदी अरब और यूएई जैसे देशों का अमेरिका के प्रति क्या रुख है? पहला, नाटो के साथ नए सैन्य समझौते। दूसरा, अमेरिकी सैन्य ठिकानों को हटाने की मांग। तीसरा, इजराइल के खिलाफ युद्ध की घोषणा। चौथा, ईरान के साथ पूर्ण विलय। अगर आप जानते तो ठीक है, नहीं तो जैसे मैंने बताया आगे आंसर मिल जाएंगे। अब देखिए दूसरा प्रश्न है, अमेरिका द्वारा हाल ही में भारत के को रूस तेल खरीदने के लिए 30 दिन का वेवर देने के पीछे का वास्तविक रणनीतिक कारण क्या है? पहला, भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत करना। दूसरा, पश्चिम की मीडिया के दबाव को कम करना। तीसरा, पाकिस्तान में तेल संकट और पीओके हॉटस्पॉट की सक्रियता। और चौथा, ट्रंप प्रशासन की नई ऊर्जा नीति। अगर आप जानते हैं तो ठीक है, नहीं तो आपको आंसर मिल जाएगा। देखिए अब इजराइल का लक्ष्य है खुमनई को हटाना, पूरा हुआ जो कि, लेकिन नाटो ने इस युद्ध में भाग लेने से इंकार कर दिया है। देखिए आप जानते हैं मैंने एक वीडियो बनाई थी जहां मैंने बताया था कि अमेरिका और इजराइल जो है उन दोनों के जो मोटिव है इस बार को लेकर के बिल्कुल अलग हैं। जैसे आप जानते हैं कि अमेरिका इस बार में इसलिए लड़ रहा था ताकि रिजीम चेंज की जाए और जो भी ईरान के रिसोर्सेज हैं उन पर पूर्ण आधिपत्य जो है प्राप्त किया जाए। लेकिन वहीं अगर आप देखा जाए तो जो इजराइल है उसकी लड़ाई थोड़ी अलग है। अलग क्या है? वो ये चाहते हैं कि रिजीम चेंज की जाए और पूरी तरीका से चेंज इस तरीका से की जाए कि आने वाली जो गवर्नमेंट है वो किसी तरीका से इजराइल के लिए खतरा पैदा ना करे, यानी कि जो मुल्ला रिजीम है और जो हेट्रेड अगेंस्ट टू इजराइल है उसको बिल्कुल ईरान से खत्म करना, ये उद्देश्य है इजराइल का। लेकिन दोनों देशों के उद्देश्य अलग होने के बावजूद भी आप जानते हैं कि अमेरिका पर वार हुआ, जानते हैं इस बात को। और नाटो का आर्टिकल 5 आप जानते होंगे, आर्टिकल 5 क्या कहता है नाटो का, कि अगर एक देश पर युद्ध होता है, एक देश पर युद्ध होता है जो नाटो का सदस्य है, तो सभी देशों पर युद्ध माना जाएगा। लेकिन अमेरिका पर तो युद्ध हुआ है, तो क्या नाटो के देश आए? नहीं आए। इसका मतलब यह है कि जितनी भी संधि होती हैं, आपने पाकिस्तान और सऊदी अरब का देख लिया, आपने नाटो का देख लिया, लेकिन क्या कोई आया? नहीं आया। इसका मतलब यह है कि अंतिम युद्ध आपको खुद लड़ना पड़ेगा, चाहे इंडिविजुअल लेवल पर हो या फिर कंट्री के लेवल पर हो। आपके युद्ध में कोई भी शामिल होने वाला नहीं है। ये सिर्फ एक डिटरेंस है। डिटरेंस मतलब समझ रहे हैं ना, कि ये सिर्फ एक डर है, ये दिखाने के लिए कि देखिए अमेरिका पर युद्ध होगा तो नाटो के साथ, नाटो के जो सदस्य हैं वो आ जाएंगे, लेकिन कोई नहीं आया है। ये भी एक ब्लफ था और ये भी जो है टूट चुका है। आइए देखते हैं, यूक्रेन और अरब ईरान संघर्ष के कारण अमेरिका और यूरोपीय सेनाओं के गोला बारूद और हथियारों का जो भंडार लगभग समाप्त हो चुका है, ऐसा ये लोग मानते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया है कि अमेरिका जो है उसका कार्य ही ये है, यानी कि उसका मुख्य कार्य ये है कि सिर्फ और सिर्फ एम्यूनिशन को जो है डिजाइन करना, एम्यूनिशन को बनाना, और उसी पर इनकी अर्थव्यवस्था चलती है। एक तो चलती है पेट्रो डॉलर और दूसरा चलता है एम्यूनिशन। तो यही तो उनकी अपनी उत्पत्ति है। तो ये कहना ज्यादा मैं मानता हूं एक्सेजरेशन है कि अमेरिका जो है उसका बारूद खत्म हो चुका है। नहीं भाई, वो उसमें पूरा बारूद है और अमेरिका जो है इसमें इन्वेस्ट कर रहा है। आगे देखना, अमेरिका की अर्थव्यवस्था और सैन्य आपूर्ति गंभीर संकट है। लेकिन मैंने जैसा कि बताया कि अर्थव्यवस्था जो है उनकी कंज्यूमरिज्म की रही है, और यह भी मैंने बताया था कि लगभग 901 बिलियन डॉलर का जो है वो ट्रेड डेफिसिट है। और यही तो मैं कितनी सारी वीडियो में कहता आ रहा हूं कि अमेरिका एक बबल क्रिएट किए हुए है डॉलर की फॉर्म में। जब ये बस्ट होगा तो पूरी दुनिया में तबाही फैला गया। तो ये तो पहले से ही है।
तो इसमें तो कोई नया तो है नहीं, जब तक चल रहा है चलेगा। अमेरिका और उसके सहयोगी अजय और ये एक आसान शासन परिवर्तन रिजीम चेंज था और इसी बबल को बचाने के लिए, क्योंकि डॉलर जो है वो पेट्रोल से लिंक्ड है, इसीलिए आप मिडिल ईस्ट को जब भी तो देखते हैं कि अमेरिका इसे बाहर नहीं जाने देगा। अमेरिका जो है उसके लिए क्या है, वार जो है ये कंपलसरी हो चुका था, उसके पास विकल्प नहीं है, क्योंकि अपनी हेजीमनी अगर बना करके रखनी है तो आपको ईरान हो या फिर कोई भी इस्लामिक कंट्री हो जो कि अमेरिका से बाहर जाती हुई नजर आएगी, उसको अमेरिका रोकेगा नहीं। तो ये जो पूरा का पूरा ये है कि भाई अमेरिका के हमारे पास छतरी है और अगर हमने कुछ भी किया तो अमेरिका हमें नष्ट कर देगा, ये जो एक सोचिए कि एक विचार है, ये अगर डर निकल गया ना एक बार, तो मिडिल ईस्ट के कंट्री जो है वो पेट्रो डॉलर को लिंक नहीं कर पाएंगे और उसके बाद में डॉलर जो है पूरी तरह से ध्वस्त हो जाएगा। यही तो सारा विचार है इसके पीछे। देखिए, टू बैकेट थ्योरी का उलटफेर, खतरा समाप्त, खतरा समाप्त, जरूरत खत्म। ईरान में शासन परिवर्तन के साथ ही सऊदी अरब और यूएई पर मंडराने वाला जो सीधा खतरा था वो बेअसर हो जाता है। ठीक है, उनका उद्देश्य यहां पूरा हो गया। दूसरा, सैन्य ठिकानों की वापसी, यानी कि खत्म होने के कारण अब सऊदी अरब, यूएई, कतर और कुवैत स्पष्ट रूप से मांग कर रहे हैं कि अमेरिका अपने जो सैन्य ठिकाने हैं वो यहां से हटा ले। लेकिन वास्तव में क्या अमेरिका ऐसा करेगा? कभी नहीं। क्या इनके पास ये ताकत है? ये भी जो तो यूएई हो गया, सऊदी अरब हो गया, कतर हो गया, जितने बहरीन हो गया, क्या इनके पास ये ताकत है कि अमेरिका को ये रोक लें? बिल्कुल भी नहीं है। यानी कि ये इनकी क्या है, ये इनकी सहमति से यहां स्थापित नहीं थे, ये भी याद रखना है। यानी कि कुवैत हो, कतर हो, यूएई हो, सऊदी अरब हो, ये इनकी मर्जी से स्थापित नहीं थे, ये अमेरिका की हेजीमनी है। और अभी आप देख लेना कि अभी तो इनको और क्या करेगा, पेनलाइज किया जाएगा। कारण है कि जो अमेरिका के साथ में जो इनकी अपनी डिफेंस पार्टनरशिप थी, अमेरिका पर युद्ध हुआ लेकिन इन्होंने जो है मिलकर के युद्ध नहीं किया अमेरिका के साथ में। तो बाद में भी जब ये युद्ध जो खत्म होगा उसके बाद में अमेरिका का जो शिकंजा है वो मिडिल ईस्ट पर और भी ज्यादा कसने वाला है, आप देखेंगे इसको भी। देखिए, मल्टीपोलरिटी की जीत, क्षेत्रीय देश अब यह कह रहे हैं कि हमारे क्षेत्र में हमें तुम्हारी आवश्यकता नहीं है, लेकिन ये तो पहले भी कह रहे थे कि अमेरिका चला जाएगा, नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी हेजीमनी है। आगे देखना, वेबर, वेबर मैंने इसके लिए अलग से भी वीडियो बनाई थी कि इन्होंने कहा कि भारत को हमने वेबर दिया है। भारत की जो एक्सटर्नल मिनिस्ट्री है उसने कहा कि देखिए आपने नहीं दिया, हम पहले भी तेल खरीद रहे थे रूस और आगे भी खरीदते रहेंगे, तो आप जो है सिर्फ फेस सेविंग कर रहे हो अपने वोटर्स को दिखाने के लिए और दुनिया में दिखाने के लिए कि देखिए आज भी हमारी जो है वो दुनिया में चलती है, भारत की पॉलिसी हमसे डिजाइन हो रही है। भारत की एक्सटर्नल मिनिस्ट्री ने तुरंत मना कर दिया कि इनका इसमें कोई हाथ नहीं है और हमने वेबर लिया नहीं है, ये अपना बांटते रहो, लेकिन हम जो कर रहे थे वो भी पहले भी कर रहे थे और आगे भी करते रहेंगे। आगे देखना, एस जयशंकर ने स्पष्ट किया है कि हम हिंद महासागर में 50 वर्षों से डिएगो गार्सिया और जिबूती में बैठकर अमेरिकी और पश्चिमी जो देश जो कर रहे हैं, भारत उन पर नजर बनाए हुए है। बल्कि भारत ने तो यही बोल दिया है, ईरान और फारसी यानी कि पर्सिया के साथ भारत के जो संबंध हैं वो इस्लाम के आगमन से भी पुराने हैं, ये भी बोला गया है भारत ने। यानी कि थिकर देन द ऑयल, ओल्डर देन द इस्लाम, यानी कि इन दोनों से पुराने जो है हमारे संबंध है। तो भारत को यह ना बताया जाए कि इनके जो संबंध है वो कब से हैं। तो भारत के संबंध जो है और भारत के जो सांस्कृतिक रिलेशन है वो बहुत पुराना है। आगे देखेंगे, पाकिस्तान के पास केवल 26 दिन का जो क्रूड ऑयल जो स्टॉक है वो बचा हुआ है और इसीलिए आपने देखा होगा कि वहां पर 50% तक जो कीमत है वो बढ़ा दी गई है। और देखिए इसीलिए जो देश के अंदर जो है एक संकट पैदा हो चुका है। सऊदी अरब ने पाकिस्तान को सैन्य मदद देने से इंकार कर दिया है। तो जैसे मैंने बताया कि सऊदी अरब, और ये तो 6 महीना भी नहीं चल पाया है इनका जो ये डिफेंस पैक्ट है, तो ये सारी धूर्तता जो है ना वो निकल करके सामने आ जाती है। देखिए दुनिया कुछ भी कहे, ये सब डिफेंस के लिए होता है, एटॉमिक वेपन हो डिफेंस के लिए है, और ये इस तरह की जो साझेदारी होती है वो डिफेंस के लिए है। कोई देश किसी देश के युद्ध में अपने पैर नहीं फंसाएगा। कारण है क्योंकि ये दुनिया पहले ही वर्ल्ड वार 1 और वर्ल्ड वार 2 जो है वो देख चुकी है और दोनों ही वार में जो है एक बात जरूर समझ में आई थी, एक वार ने एक शक्ति को संतुलित किया और दूसरे वार ने शक्ति का जो केंद्र है उसको ही शिफ्ट कर दिया, यानी कि दूसरी ओर। जैसे उदाहरण के लिए पहले वर्ल्ड वार ने जो है ब्रिटेन को जो है उसको और शक्तिशाली बनाया, केंद्रित किया, लेकिन दूसरे वर्ल्ड वार ने उस शक्ति के केंद्र को हटा करके ब्रिटेन से अमेरिका की ओर जो है स्थापित कर दिया। अब याद रखना कि कोई भी तीसरा यानी कि थर्ड वर्ल्ड वार की जो बात कर रहे हैं लोग, अगर तीसरा विश्व युद्ध होता है तो आप समझिए उसका जो केंद्र है वो सेंटर चेंज हो जाएगा। इसीलिए कोई भी देश जो है, जो कि चाहे वो रूस हो चाहे वो तो चाइना हो, जो शक्तिशाली कंट्री है वो इसमें शामिल नहीं होंगे, बाकी छोटे मोटे कंट्री वो कहीं ही शामिल होंगे इसमें। सोचिए इस बात को।
अमेरिका द्वारा भारत को तेल खरीदने की छूट देने की जो टाइमिंग है, जैसे मैंने बताया है कि ये कोई टाइमिंग नहीं है। भारत ने कहा कि ये आदेश है उसका, लेकिन वो अपने आदेश को अपने पास रख लेगा। हम उसको पहले भी नहीं मानते थे और अब भी नहीं मानते। और भारत कई बार पहले भी कह चुका है कि जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, सिर्फ भारत जो है उनके जो निर्देश होते हैं उनका पालन करता है। अमेरिका का कोई पालन हम नहीं करते, क्योंकि अमेरिका कोई हमें डिक्टेट नहीं कर सकता। देखिए, अमेरिका और फ्रांस जो है, जिसे हम परमानेंट 5 बोलते हैं, P5 देश ने अफ्रीका के सोने और खनिजों को दोहन किया है, लेकिन कभी तकनीक साझा नहीं की, केवल शर्तें थोपी हैं। और ये इसी तरीका से तो ये आप देखें कि ये वेस्टर्न कंट्री इतने किस तरह से अमीर बने हैं। चीन का रणजाल, चीन में मैंने जैसे कि बताया कि देखिए, चीन पर भी जो है अफ्रीकन नेशंस है, इनका विश्वास है नहीं, कारण है ट्रस्ट डेफिसिट है। यानी कि चाइना जहां भी गया, उस देश के जितने भी पोर्ट्स हो गया या उस देश के जो खनिज संसाधन है, उनका एक एक्सट्रैक्शन करना शुरू कर दिया, जिस तरीका से ईस्ट इंडिया कंपनी किया करती थी। तो अब जो है आपने देखा होगा कि जो अफ्रीकन कंट्री है, जो ग्लोबल साउथ है, वो इन पर विश्वास करता ही नहीं है। आगे देखना, ग्लोबल साउथ का नेतृत्व अफ्रीका भारत को एकमात्र स्वच्छ, स्थिर और भरोसेमंद जो है वैश्विक भागीदार मानता है। बिना शोषण के समान विकास और विश्वास जो है इस भारत पर जताता है। ये मान के चलिए कि आने वाला जो समय, मैंने जिसमें बोला है कि एंकर की अगर भूमिका कोई निभाएगा, वो भी आर्थिक रूप से नहीं बल्कि सांस्कृतिक रूप से तो भारत होने वाला है। मीडिया का डर का व्यापार, मुख्य धारा का मीडिया बिना आधार के चीन युद्ध और रूसी तेल आयात जैसी जो घटाने के लिए फेक न्यूज जो है वो फैला रहा है। और अपने आपने 2 दिन से देखा होगा, ये फेक न्यूज ये भी चल रही है कि भारत से जो गैस खत्म हो रही है, ये हो रहा है। देखिए, जब युद्ध चलते हैं तो प्रायोरिटाइज जो सेक्टर होते हैं उनको जो है प्रायोरिटी पर रखा जाता है, और जो दूसरे सेक्टर होते हैं उनको पीछे रखा जाता है। इस तरीका की रणनीति पूरी दुनिया के देश अपनाते हैं, भारत भी वही देश है और वही अपना रहा है। तो इसमें जो है कांग्रेस या उनका जो अपना एजेंडा है वो जो है इसमें काम कर रहा है, बाकी कोई इस तरीका की समस्या भारत के अंदर तो नहीं है। अरविंद केजरीवाल द्वारा खुद को दोष मुक्त घोषित कर केवल बंगाल चुनाव के लिए छलावा है और भ्रष्टाचार को पर्याप्त सबूत जो है, इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाई थी कि देखिए, ये तो जो है अलग तरीका का एक न्यूज है। वैसे बीच में अगर आया है तो मैं ऐसा बता देता हूं कि किस तरीका से अरविंद केजरीवाल के द्वारा अपने आप को दोष मुक्त बताया गया, जबकि उनको जो है दोष मुक्त नहीं दिया गया, बल्कि क्या किया गया है, सिर्फ उनको अभी सबूतों के अभाव, या कहिए कि सबूत जो है वो कंस्ट्रक्टेड नहीं है, इसीलिए जो है उनको मुक्त किया गया है, ना कि एक्विटेड किया गया है। उनको फिर दोबारा से पकड़ा जाएगा और उसके लिए अलग से वीडियो बनाइए, राजनीतिक कारण है उसके। अब देखिए, भू राजनीति के यूएनएससी में स्थायी सीट 2029 से, देखो मेरा मानना है कि जो इस बात को करते हैं लोग, वो बेकार की बातें हैं कि भारत को भी जो है एक परमानेंट सीट मिल जाए, क्योंकि आज तक यूएनएससी के द्वारा बताइए कोई भी कंस्ट्रक्टिव वर्क किया गया है, नहीं किया गया। तो आगे भारत भी इसमें शामिल हो जाएगा तो क्या ही हो जाएगा। तो इसमें मैं तो नहीं कम से कम कहता कि सीट मिले या ना मिले, इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। आगे देखना, पीओके की वापसी, जमीन स्थिति पाकिस्तान संकट, ये अभी होता हुआ दिखेगा नहीं, इसके लिए वैसा होना भी नहीं चाहिए। मैं इसका कारण आपको अलग से बताऊंगा कि जब हम पीओके की बात करते हैं कि देखिए पीओके को हम शामिल कर लें, तो आप सोचिए कि वहां की जो डेमोग्राफी है उसको भी आप देख लीजिए थोड़ी देर के लिए। तो ये अभी हमारे उसमें नहीं है, अभी हमारे हक में नहीं है, टाइम लगना चाहिए। आगे देखिए, नौसेना की रणनीतिक पकड़, भारतीय नौसेना जल्द ही यूएई, सऊदी अरब और ईरान नौसैनिकों के साथ 100% इंटर ऑपरेटेबल जो है होने वाली है, वो देखेंगे आगे जाकर के। लेकिन कुल मिलाकर के इस लेक्चर का जो है एक ही अगर थीम देखी जाए तो वो ये थी कि देखिए, आने वाले समय में वर्ल्ड ऑर्डर चेंज होगा, और जिस तरीका से आज आप पूरे मिडिल ईस्ट को देख रहे हैं, मिडिल ईस्ट उस रूप में बचने वाला नहीं है। और तीसरा, जिस तरीका से ये युद्ध है वो अंतिम भी नहीं है और वो प्राथमिक भी नहीं है, ये युद्ध जो है वो आगे चलता रहेगा। और चौथा जो मैंने बताया कि ये युद्ध कहीं संसाधनों से बढ़कर एक सिविलाइजेशनल वार जो है वो देखने के लिए मिलेगा। यहां पर जो है आप ये भी देखें कि या तो इजराइल जो है, क्योंकि वो अपने सर्वाइवल की लड़ाई लड़ रहा है, अमेरिका जो है वो अपने प्रभुत्व की लड़ाई लड़ रहा है, इसलिए ये लड़ाई उन दोनों के लिए आवश्यक हो जाती है। और ये आवश्यक इसलिए भी है, कारण है क्योंकि ये दोनों ही जो देश हैं अपने अस्तित्व से लड़ रहे हैं, और ईरान का जो है वो समाप्त होना या इस तरह की जो मुल्ला रिजीम है उसका खत्म होना तय है। परिणाम कुछ भी हो जाए इसका, ये आप मान करके चलिए। और पांचवा जो मैंने आपको बताया कि भारत के अंदर जो कह रहे हैं कि भैया ये खत्म हो गया है, वो तेल खत्म हो गया है, भारत को कोई समस्या नहीं आने वाली है। हाँ, जितना डिलीवर में समय लगता है उतनी समय का कंस्टेंट जरूर है। और छठा जो मैंने आपको बताया है
कि जो तेल की कीमतें बढ़ेंगी, ये सब कुछ होने वाला नहीं है। ये सिर्फ शॉर्ट सेलिंग की वजह से हो रहा है। यानी कि इसमें भी अमेरिका पैसा बना रहा है कि तेल का जो है पहले उसको रिजर्व कर रहा है अमेरिका के अंदर, जब तेल का पैसा ज्यादा बढ़ रहे हैं फिर उसको रिलीज करके पैसा कमा रहा है अमेरिका इसमें। बस ये 4-5 का खेल था जो मैंने आपको बता दिया है। तेल जो है अभी भी आपने देख लेना जाकर के, जो क्रूड है WTI वाला भी जो है वो लगभग 88 के करीब है, और जो दूसरा है वो 80 के आसपास है, 80 या 85 शायद। ठीक है, तो है 90 के नीचे ही। तो याद रखना कि ये जो है थोड़ा हो सकता है कि थोड़े समय के लिए आपको $100 प्रति बैरल या फिर 125 बैरल भी दिख सकता है, लेकिन कुछ ही समय में ये आपको फिर वो 90 के नीचे ही आता हुआ दिखाएगा। तो इससे चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, और ये जो युद्ध है वो अपने परिणाम की ओर जाएगा। कारण शुरू में मैंने बताया, क्योंकि ये सर्वाइवल की लड़ाई है। तो आपने वीडियो देखा, इसके लिए